जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज का मूल प्रश्न है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं और अडानी जी के शेयर सारी विपरीत खबरों के बावजूद क्यों बढ़ रहे हैं। अडानी जी के शेयर जब ये खबर आई यूएसए कोर्ट के बारे में तो गिरे, बुरी तरह से गिरे, लेकिन उसके बाद उसी स्थिति पे पहुंच गए जहां से वो चले थे। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर लगातार गिरते रहे और अभी भी गिर रहे हैं। माने अपने पीक से आज के तारीख में करीब 18% नीचे हैं और 18% उस कंपनी के लिए गिरना, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, भारत स्टॉक मार्केट के लिए और निवेशकों के लिए कुछ कह रहा है जिसको समझने की आवश्यकता है। पहले डिस्क्लोजर दे दूं, मैं केवल एक शेयर मार्केट का अध्यापक और छात्र होने की वजह से एक विश्लेषण कर रहा हूं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी कोई टिप नहीं है, ना मैं कह रहा हूं खरीदें ना बेचें, मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं। जो भी निवेश के बारे में निर्णय लें वो अपनी जिम्मेदारी पे लें, अपने कंसल्टेंट से बात करके लें, मेरी बात पे न लें। मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री को और अडानी ग्रुप को कंपेयर किया जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री का इतिहास 40 साल 50 साल पुराना है। अडानी जी का इतिहास हार्डली 12-14 साल पुराना है, और बल्कि 12-14 साल पुराना जरूर है, लेकिन जो असली अडानी जी की प्रगति हुई है वो पिछले 10 साल के अंदर हुई है, जब उनके मित्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के साथ ऐसा नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री ने 40-50 साल में शुरुआत एक छोटे स्तर पे की। अपनी कंपनी बनाने के लिए उन्होंने निवेशकों से पैसा लिया इक्विटी मार्केट से, और लगातार 40-50 साल से अपने निवेशकों को रिवार्ड किया, मतलब उन्हें फायदा पहुंचाया। शेयर प्राइसेस भी बढ़े और जिन्होंने भी रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगाया उनको पैसा भरपूर जनता ने दिया, उन्होंने रिटर्न दिया और रिलायंस इंडस्ट्री ग्रो करती चली गई। जो हम लोग प्रबंधन के संदर्भ में बोलते हैं, मैनेजमेंट साइंस के संदर्भ में बोलते हैं, किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि वो डाइवर्सिफाई करे, एक ही इंडस्ट्री में ना रहे। अगर एक इंडस्ट्री में रहेगा और उस इंडस्ट्री का अगर डाउनफॉल आया तो इंडस्ट्री के लिए बड़े खराब दिन होंगे। ये रिलायंस इंडस्ट्री ने किया। रिलायंस इंडस्ट्री ने जो शुरुआत की थी वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से की थी। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जितने भी डाइवर्सिफिकेशन होते थे पहले उन्होंने सब कुछ किए। पॉलिएस्टर यार्न बनाया, पॉलिएस्टर फाइबर बनाया, विमल नाम से शूटिंग बनाई। पेट्रोकेमिकल्स में उन्होंने एक छत्र राज अपना स्थापित कर लिया, और क्योंकि उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स का, शेयर मार्केट का सपोर्ट था, तो जब भी उन्होंने मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश की उनको पैसा मिला, एक्सपेंड करते चले गए। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे, कॉम्पिटिटर्स थे, उनको रिलायंस इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। जब उनके पैर जम गए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू किया कि भाई अगर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आंच आ जाए तो उसके बाद तो उनका सर्वाइवल बड़ा कठिन हो जाएगा और निवेशकों को और प्रमोटर्स को नुकसान हो जाएगा। ये सोचते हुए उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया। वो पावर सेक्टर में गए, वो रिटेल सेक्टर में गए, वो टेलीकॉम सेक्टर में गए। अब मानी बात है कि उसमें अगर मान लीजिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में गिरावट आती भी है और टेलीकॉम इंडस्ट्री अच्छा काम करती है तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में उनको फायदा होगा, और शुरू में हुआ भी। एक बिग बाजार नामक की कंपनी हुआ करती थी जो रिटेल मार्केट की किंग हुआ करती थी, भयानी साहब उसके थे प्रमोटर, और बड़ी कंपनी थी और बिग बाजार के बड़े बड़े शोरूम्स थे। लेकिन जब अंबानी साहब ने कोशिश की कि वो भी रिटेल इंडस्ट्री में आ जाए तो उन्होंने बिग बाजार को हजम कर लिया, और बिग बाजार उनके सामने असमर्थ हो गया, असहाय हो गया, और रिटेल मार्केट के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री का कब्जा हो गया। तो एक तो जो डी मार्ट है और एक रिलायंस इंडस्ट्री
आज के रिटेल मार्केट में जो हार्ड स्टोर जिनको हम कहते हैं, जहां स्टोर्स हैं और लोग जाके वहां सामान खरीदते हैं, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री के रिलायंस रिटेल और डी मार्ट बड़े प्लेयर्स हो गए। डी मार्ट ने सस्ती चीजें देकर लोअर मिडिल क्लास को फीड करने का प्रयास किया, और रिलायंस इंडस्ट्री ने मास परचेज करके मास कंजम्पशन के बेसिस पे अपने शोरूम के माध्यम से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को फीड करने का प्रयास किया। टेलीकॉम इंडस्ट्री बड़ी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री थी, भारत एयरटेल बड़ा किंग था उसके अंदर, और बाकी और भी थी, वोडाफोन भी था, आइडिया भी था। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री ने टेलीकॉम इंडस्ट्री आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री थी, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने डाइवर्सिफिकेशन किया टेलीकॉम इंडस्ट्री में। पावर इंडस्ट्री में उन्होंने रिलायंस पावर जो अनिल अंबानी साहब के पास चली गई, और बाद में रिलायंस एनर्जी, रिलायंस पावर, फिर उनका मर्जर, वो सारी चीजें जो होती रही, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री ने डाइवर्सिफिकेशन किया। अडानी जी की कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन करने के बजाय उन्होंने सरकारी मदद से सरकारी संपत्तियों का अधिग्रहण करते हुए और विदेश से बहुत सारा पैसा उठाकर और भारतीय बैंकों से पैसा उठाकर उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। तो 12-14 साल के अंदर जो 50-60 हजार करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी थी, वो 17-18 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। तो ग्रोथ तेज हुई अडानी जी की, और अंबानी जी का जो 40-50 साल की कंपनी थी उसकी ग्रोथ और अडानी जी की ग्रोथ का कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन दोनों करीब करीब बराबर के स्तर पे आ गए। बल्कि गौतम अडानी जी विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए, जबकि जो 40-50 साल एक कंपनी चली और 10-12 साल से जिसने लेकिन दोनों एक ही प्रदेश के रहने वाले, और जिसकी मित्रता मोदी जी ज्यादा थी उसको ज्यादा फायदा मिला, ये सबको सर्वे देते हैं। तो A1 A2 में किसको ज्यादा स्नेह है, किसको ज्यादा प्यार है, किसको कम है, यह सब लोग बेहतर जानते हैं। खैर, अब सवाल यह है कि अडानी जी की कंपनी में विपरीत प्रतिकूल खबरें आई, हिडनबर्ग की आई, कहा गया जॉर्ज सोरोस ने चलाया है। फिर उसके बाद यूएस कोर्ट की आई, FBI और SEC की इंक्वायरी के बाद जो सम्मन इशू किया गया, नेगेटिव खबर आई, मार्केट गिरा, अडानी जी का फिर बढ़ गया। तो कैसे गिरा, क्यों बढ़ा, जबकि जो चार्जेस हैं वो 2.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रूव हुए। तो अडानी जी ने तो रिकवर कर लिया, उनके शेयर्स ने तो रिकवर कर लिया, इसके बावजूद कि उनके खिलाफ मार्केट के अंदर खबरें आती हैं, और शेयर मार्केट का एक मूल सिद्धांत है, जब मार्केट में खबरें आती हैं तो मार्केट उसको डिस्काउंट करता है और उस पर रिएक्ट करता है। तो अडानी जी के कंपनी के शेयर घटे, लेकिन बढ़े क्यों, ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है। अब कौन खरीद रहा है, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, LIC खरीद रही है, उनके मित्र खरीद रहे हैं, UAE के खरीद रहे हैं, सऊदी के खरीद रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है, वो सेबी बताएगा, हम लोगों को क्या पता। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर 18% क्यों गिरे, और क्या 18% गिरने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री के लिए कोई समस्या है, ये समझने की आवश्यकता है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं केवल एनालिसिस कर रहा हूं। मुझे ये लगता है कि देखिए, एक तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सब जानते हैं आज के तारीख में जो दाम एक जमाने में मनमोहन सिंह जी के जमाने में $140 पर बैरल हो गए थे, आज 70, 75, $72 पर बैरल हैं। मतलब 12-14 साल के बाद भी दाम अगर इन्फ्लेशन को लिया जाए तो बढ़ने चाहिए, तो वो गिर गए। लेकिन उसके बावजूद इसका मतलब यह है कि एक तो इंडिकेटर यह होता है इस बात का कि इसका माने वर्ल्ड की इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितनी इकोनॉमी बढ़ेगी उतने ही क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे। मैंने क्रूड के प्राइसेस और इकोनॉमी का बढ़ना घटना आपस में अंतर संबंधित है। और जो रिफाइनिंग होती है, जो क्रूड की रिफाइनिंग करके हम और आप पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, वो रिफाइनरीज को फायदा तब होता है जबकि क्रूड के प्राइसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको रिफाइनिंग मार्जिन उसमें मिलती है। अब एक तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के ऊपर, अच्छा फिर ये ई कार्स आ रही हैं, लोग कह रहे हैं, अब गडकरी साहब तो कहते हैं कि 2027-28 तक वो पेट्रोल और डीजल की सारे कारें खत्म कर देंगे, सारी इलेक्ट्रिक कार्स हो जाएंगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का क्या भविष्य होगा, खैर वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक इंडस्ट्री का, एक पर्टिकुलर सेगमेंट रिलायंस इंडस्ट्री का प्रश्न चिन्ह पे आ गया। अच्छा, उसके बाद जिस प्रकार से रिलायंस रिटेल ने और बिग बाजार ने छोटे दुकानदारों के बिजनेस को हड़पा था, क्योंकि लोगों ने, कंज्यूमर्स ने कहा कि यार ये कहां बाजार की भीड़ में घूमते रहेंगे, चलते हैं किसी मॉल में, चलते हैं वहीं खाना खाएंगे, वहीं पिक्चर देखेंगे, वहीं सामान खरीदेंगे
और गाड़ी में रख के ले आएंगे। तो रिलायंस रिटेल वॉज डूइंग वेरी फाइन, लेकिन रिलायंस रिटेल ने तो बिग बाजार को भी खत्म कर दिया, लेकिन रिलायंस रिटेल के मार्केट को धक्का दिया उन कंपनियों ने, आज के तारीख में ब्लिंकिट टाइप की कंपनियों में, जो कहते हैं कि आप ऑर्डर कीजिए, विद इन 7 मिनट्स आपके घर में सामान आ जाएगा। और उनका अमेजॉन हो गया या ब्लिंकिट हो गया या ये सारी कंपनियां हो गई। तो एक तो छोटे दुकानदार तो पहले ही खत्म कर दिए गए थे बड़े रिटेल स्टोर्स द्वारा, और बड़े रिटेल स्टोर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदिता क्रिएट कर दी। ये जो 10 मिनट और 7 मिनट के अंदर घर के अंदर सामान पहुंचाने वाली, ये डायनेमिक्स है, और ये डायनेमिक्स चेंज होती रहती है, तो इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और ये इंडस्ट्री में चलता रहता है। और आज के समय में 21वीं शताब्दी में इंडस्ट्री ट्रेंड्स इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं कि इसको फोरकास्ट करना कि कौन सी इंडस्ट्री अच्छा करेगी, कौन नहीं करेगी, कितने दिनों तक करेगी, बहुत मुश्किल है। तो एक तो पहले हुआ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में प्रहार, और अब प्रहार हो गया रिटेल इंडस्ट्री। अब आते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो अब तो अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब बने हैं, उनके परम मित्र हैं एलन मस्क। एलन मस्क साहब भारत के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में। अब मुश्किल मोदी जी के लिए यह है कि क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि अंबानी जी को परेशानी हो, लेकिन अपने मित्र को बचाएं या डोनाल्ड ट्रंप के मित्र एलन मस्क को बचाएं। और डोनाल्ड ट्रंप अगर कहेंगे कि आर्म ट्विस्टिंग करेंगे तो मानी बात है कि उन्हें एलन मस्क को प्रवेश देना पड़ेगा। और अगर एलन मस्क आ गया हिंदुस्तान के अंदर, तो उसकी टेलीकॉम इंडस्ट्री में वही स्थिति अंबानी के खिलाफ होगी जो कि बिग बाजार की अंबानी जी के खिलाफ रिटेल इंडस्ट्री में थी। तो ये तीसरा सेक्टर भी उसमें हिट हो गया। तो इस वजह से आज के तारीख में रिलायंस इंडस्ट्री पे एक प्रतिकूल मार्केट नॉइसेस न होने के बावजूद, मार्केट में खबरें न होने के बावजूद, अगर रिलायंस इंडस्ट्री जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके शेयर्स में 18% की गिरावट आ रही है और कहीं उसको धरातल नहीं मिल रहा है, तो क्या बिजनेस मॉडल में कोई समस्या है? ये निर्णय, ये विवेचना मैं आप पे छोड़ता हूं। मैं कोई विवेचना विश्लेषण इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा मैंडेट नहीं है, ना मुझे सेबी ऑथराइज वो रजिस्टर्ड ब्रोकर हूं मैं, ना मैं कोई रिकमेंडेशन करने की मेरी स्थिति है, ना मैं कर रहा हूं। मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख में जितना म्यूचुअल फंड और एलआईसी अडानी जी के शेयर्स को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उतना ज्यादा प्रयास वो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को खरीद कर बढ़ाने का नहीं कर रहे हैं। माने एक लड़ाई तो आप देख ही रहे हैं, 3-4 महीने चल रही है। जो विदेशी निवेशक हैं वो शेयर मार्केट में बिकवारी कर रहे हैं और भारतीय जो इंस्टीट्यूशंस है वो खरीदारी कर रहे हैं। मतलब अगर भारतीय निवेशकों ने, एलआईसी ने और म्यूचुअल फंड ने न खरीदा होता तो मार्केट अभी तक 30% गिर गया होता। लेकिन 1-1.5 लाख करोड़ का विदेशी निवेशकों ने माल बेचा और हिंदुस्तानियों एलआईसी और म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया, इसलिए मार्केट उतना नहीं गिरा जितना गिर सकता था। लेकिन ये तो टोटल शेयर मार्केट की बात है। लेकिन अगर उन्होंने अडानी जी के शेयर्स को ज्यादा खरीद के गिरने से रोका तो अंबानी जी के शेयर को खरीद कर गिरने से नहीं रोका। तो एक राइवलरी मुझे दिख रही है A1 और A2 के बीच में भी। खैर, मोदी जी ने कोशिश की, रिलायंस इंडस्ट्री की मदद करने की कोशिश की। जैसे आप जानते हैं कि रूस से जो हम लोग क्रूड ले रहे हैं वो बहुत सस्ते दाम पे ले रहे हैं, 30-40% का डिस्काउंट है उस पर। और 30-40 मतलब अगर $70 पर बैरल का इंटरनेशनल प्राइस है और हम रूस से ले रहे हैं और $40 पे ले रहे हैं, तो आधे दाम पे मिल रहा है। लेकिन हमारे देश के जो ग्राहक हैं उनके लिए तो पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए। तो फायदा किसको होना चाहिए था? रिलायंस इंडस्ट्री को होना चाहिए था। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने एक विंडफॉल टैक्स लगाया हुआ था कि ये क्योंकि विंडफॉल प्रॉफिट्स हो रहे हैं इन कंपनी को, ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियों को, तो विंडफॉल टैक्स लगाया था जो काफी हैवी था। 2 दिन पहले उन्होंने विंडफॉल टैक्स को भी विड्रॉ कर लिया। माने रिलायंस इंडस्ट्री को मदद करने की सरकारी योजना के तहत उन्होंने कोशिश की। तो एक दिन तो शेयर मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर बढ़ा, लेकिन उसके बाद फिर गिरने लगा। इसका मतलब यह है कि जो सस्ता क्रूड खरीद के, रिफाइन करके, उन्हीं देशों, रूस से खरीद के अमेरिका और वेस्ट को बेचने वाले में जो रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, वो फायदा तो हो रहा है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर जो फायदा हो रहा है वो टैक्स लेने वाली सरकार का हो रहा है।
तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, ये सारे जो उनके सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री काम कर रही है, वो आज के तारीख में आपके विवेक पे छोड़ता हूं, कितनी परेशानी में खुद ही विवेचना कीजिए, कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं, और उसके बाद निर्णय लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री का गिरना और अडानी के शेयर्स का पहले 25% गिरना और फिर 25% बढ़ना क्या इंडिकेट कर रहा है, और क्या A1 A2 के बीच में कोई बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।